अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान डायरी में हम आपको करते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान में जून के महीने में बजट पेश करने की रिवायत है और नए माली साल का आगाज़ जुलाई से होता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। वफाकी बजट 2023-2022 पाकिस्तान में हुकूमत को बजट बनाने में इस वक्त कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, तवानाई बहरान, इसके साथ साथ हम 2-3 और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जिसमें तवानाई के बहरान से निपटने के लिए आज की ताज़ा खबर यह है कि सुबह में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने पर इत्तफाक हो गया है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल इजलास में मुल्क भर में रात 8:30 बजे मार्केट्स बंद करने पर सुबह में इत्तफाक हो गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में वज़ीर आला ने तवानाई के बहरान से निपटने के लिए मुल्क गिर इक़दाम पर वफाकी काबीना के फैसलों से असूली इत्तफाक किया है। तीसरी खबर आज की अगर मैं बात करूं तो वो है इमरान खान साहब ने कहा है कि जल्द मुल्क की तारीख के सबसे बड़े एहतजाज की कॉल देने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा कि चंद दिनों में हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख भी देने वाले हैं। इंशाल्लाह जल्द मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा एहतजाज होगा। तो मैं इन तमाम हवालों से आज बात करूंगी, इन तमाम अहम पॉइंट्स के ऊपर। मैंने आज दावत की है तरक्की पसंद इस वक्त जर्नलिस्ट, मुझे खुद आज बहुत फख्र हो रहा है, प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट, प्रोग्रेसिव व्यूज रखने वाले जर्नलिस्ट सजाद अनवर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपने इनको हम शहरी में बहुत ये लिखते थे, हम शहरी के बड़े नामवर कॉलम निगार हैं, वक्तन फवक्तन हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करते नजर आते। कोई भी दौर हो, मैंने अनवर सजाद साहब के कलम को मैंने झुकते हुए नहीं देखा, हमेशा देखा है कि गैर जानिबदारी के साथ अपने व्यूज का इजहार करते हुए नजर आते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने देसी टीवी यूएसए के लिए वक्त निकाला। जी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शोभिया। आप माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड और वर्सटाइल एंकर हैं, काफ़ी अच्छे से अपना चैनल चला रही हैं और मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर, आप हमारे सीनियर हैं और हम जैसे छोटे जर्नलिस्ट हैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोगों ने तो ज्यादा और भी आपने देखा हुआ है और आप माशाल्लाह से आई विटनेस। जर्नलिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता शोभिया, कोई भी छोटा बड़ा जर्नलिस्ट कोई नहीं होता। जैसे छोटा बड़ा अखबार कोई नहीं होता, छोटा बड़ा चैनल कोई नहीं होता। और जब आप कम्युनिटी में एंटर होते हैं तो सब इक्वल वोट होता है, इक्वल नंबर होता है सबका। और मैं समझता हूँ कि आप हम्बल हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ये बात कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर, अगेन बहुत शुक्रिया, मेरे लिए सनत रहेंगे ये अल्फाज। मैं चाहूँगी सजाद साहब के आज हम सबसे पहले तो आपके सामने है बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट के बाद एकदम बिल्कुल नई चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, इक्तिसादी चैलेंजेस, महंगाई, पेट्रोल की कीमतें एंड ऑल दैट, सारे जितना भी बर्डन है वो एकदम अवाम के नातवा, बहुत ही नातवा कंधों के ऊपर कुछ ज्यादा ही आ गया है। जून का महीना है इस वक्त, बजट, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा इसके हवाले से बात कर लें कि आने वाले दिनों में, वैसे तो अमूमन आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, जून के फर्स्ट वीक में बजट पेश कर दिया जाता था लेकिन अभी तक तो नहीं आया। कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट आ जाएगा? मेरा ख्याल है मिड ऑफ द जून में आ जाएगा, मिड ऑफ द जून जून में। में। तो क्या क्या लग रहा है आपको, अब आम आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगा? मुश्किल लगता है क्योंकि देखें जो एनवायरनमेंट है ना आपके मुल्क की ओवरऑल, एक तो ये आप इसको ट्रेस कर सकते हैं कि जब भी एक गवर्नमेंट चेंज होती है और नई गवर्नमेंट आती है तो उन 4 महीनों में 3-4 महीने जो टर्मोइल के होते हैं बीच में या केयर टेकर सिस्टम के होते हैं, उसके नतीजे में वो चूंकि जो आलमी फिस्कल इंस्टीट्यूट्स हैं वो उस तरह से काम नहीं करते, ताउन नहीं करते, तो हमारा जो 2 चीज़ें, एक तो रिजर्व्स नीचे चले जाते हैं बहुत तेज़ी से और दूसरा जो हमारा इंपोर्ट का बैलेंस होता है ना, जो हमारा इंपोर्ट बिल का और जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, ये भी यही सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई और दूसरी
जो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है, वो है ये इलेक्ट्रिसिटी और बिजली और लोड शेडिंग। इसको कवर कर लिया था पिछले गवर्नमेंट ने, नून लीग ने, और ये इमरान खान भी इसके साथ चल रहा था, लेकिन इनका जो बैकलॉग हो गया और इन 4 महीनों में जो नए ऑयल के वो जो कंटेनर्स आने थे, उनके ठेके नहीं दिए गए या कुछ हुआ। फिर इन्होंने सब्सिडी दे दी पेट्रोल के ऊपर। उस वक़्त जब शेख रशीद कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि जब इन्होंने देखा नाव डूब रही है, तो उन्होंने जो आईएमएफ के साथ कमिटमेंट्स थी, जिनका इज़हार शौकत तरीन कर चुके हैं, यानी कि इन्होंने गालबन जनवरी में वो साइन किया था अकॉर्ड आईएमएफ के साथ। तो उसको वायलेट करके 10 रुपए इन्होंने जब पेट्रोल कम कर दिया, इतनी ज़्यादा सब्सिडी और उसके पैसे नहीं थे, तो उससे आपके रिजर्व और कम हो। फिर तीसरी चीज़ ये इम्पैक्ट आया कि दुनिया में जो ये जो रूस यूक्रेन लड़ाई हुई, उसके नतीजे में जो ऑयल प्राइसेस है, वो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ तक पहुँच गई। अपनी मंडियों तो में एक कमज़ोर एग्जैक्ट हाँ, एक कमज़ोर मईशत वाला मुल्क तो इस तरह का जो झटका है, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस वक़्त जब आप टर्मॉइल में से गुज़र रहे हैं। अब इमरान खान का नैरेटिव ये है कि अगर मुझे छेड़ा ना जाता, तो शायद इकॉनमी स्टेबल रहती। और इन लोगों का ये ख़्याल है कि नहीं, इसने पिछले 3 सालों में जो इसकी टेंडेंसी थी, जिस तरीके से ये चीज़ों को ठीक कर रहा था, उसके नतीजे में ये वाला जो मेल्टडाउन था, ये आना ही आना था, ख़ाह इमरान खान होता या कोई दूसरा होता। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। पब्लिक का इससे कोई लेना-देना नहीं है। पब्लिक को कैसे रिलीफ मिल सकता है? एग्जैक्टली असल सवाल ये है। तो एग्जैक्टली वो मुझे नहीं लगता क्योंकि ये जो ऑप्टेक्स है ना कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए ₹2000 दे दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, आटा सस्ता कर दिया जाएगा, आटा महँगा कर दिया जाएगा, वो काम नहीं करते क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो उसके नतीजे में आपका वो मल्टीपल इफेक्ट आता है, आपकी ग्रोसरी पे आता है, आपके इवन घर के किराए पे आ जाता है, आपकी सैलरी छोटी कम हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि आने वाला जो साल है काफ़ी मुश्किल है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी और लोगों के लिए भी। और इसमें एफर्ट तो डेफिनेटली ये फेडरल गवर्नमेंट इस वक़्त कर रही है, लेकिन जो भी एफर्ट करेगी अल्टीमेट मैं समझता हूँ कि जो सफ़र करेगा वो कमज़ोर आदमी करेगा। वजह क्या है इसकी? इसको भी देखने की ज़रूरत है। हमारा जो ओवरऑल बजट है ना, अगर आप उसको सिंपल ओवर सिम्प्लीफाई करते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास ₹1000 है ना हमारी ट्रेज़री में, तो आप देखें कि उसमें से ₹800 तो आप डेब्ट्स में दे देते हैं। आपके पास ₹200 बचता है, कर्ज़े उतारने के बाद। वो दो उस 200 में से 65% तकरीबन आप डिफेंस वालों को दे देते हैं। तो आपके पास उस 200 के अंदर से सिर्फ ₹150 बचता है, जिसके ऊपर आपने सरकारी मुलाज़मीन को तनख्वाहें भी देनी है, अपना डेवलपमेंट का जो सूबों को भी पैसे देने हैं, डेवलपमेंट का प्लान भी देना है, तरक्कियाती मंसूबे भी उसमें रखने हैं और पूरी मशीनरी को चलाना। तो हम जो फंडामेंटल चेंजेज़ है ना, वो जब तक नहीं करेंगे, वो हमारी इकॉनमी डिसबैलेंस रहेगी। आईएमएफ हमें एक ऑक्सीजन टैंक दे देता है, हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेता है। उनके पैसे आ जाते हैं तो उसके नतीजे में चूँकि आईएमएफ के साथ हम जब एंगेज होते हैं तो वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे दे देता है। अब तो सऊदी अरब ने भी खुद को नत्थी कर लिया उसके साथ और उसके बाद सऊदी अरब को छोड़ दें, अब चाइना भी कहता है कि जब तक आपका आईएमएफ के साथ डील नहीं होती, मैं नए पैसे आपको नहीं भेज सकता। तो ये जो हमारे आम लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, आम लोग इसको ओवर सिम्प्लीफाई करते हैं। तो देखना ये है कि अब ना सबने अपनी-अपनी बेल्ट टाइट करनी है। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो कमज़ोर आदमी है उसके ऊपर तो गिरता ही है नज़ला क्योंकि ना डिफेंस बजट कम करने की तरफ जाते हैं, उसको तो बढ़ाया जाता है। एजुकेशन के बजट पे कट लगेगा, आपका पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स पे भी कट लगेगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी कम जो कट लगेगा आने वाले वक़्त में। और बिजली का जो क्राइसिस है ये मैं आपको बता दूँ ये भी आपको 3-4 महीने लगेंगे। ये कह तो रहे हैं कि हम जुलाई में ठीक कर देंगे, लेकिन जब तक आपने जो मुआहदे किए हुए हैं आईपीपीज़ के साथ उनको जब तक कुछ नए पैसे नहीं जाएँगे और वो अपना सारा फुल कैपेसिटी के साथ बिजली की प्रोडक्शन नहीं शुरू करें, तो क्राइसिस इज़ वेरी मच देयर। लेकिन
यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारा ताजर है ना, वो भी बहुत अनोखा लाडला है। इंडिया हमारा नेबरहुड है, वहां पे 6 बजे 7 बजे पूरी मार्केट्स बंद हो जाती है। वहां पे तो कोई काफी पावर बर्दाश्त क्राइसिस नहीं। देखने में आया था, काफी मामलात मुश्किल हुए और उसके बाद फिर उनके साथ काफी बहसों मुबाहिसे के बाद हालात जो थे अदरवाइज थोड़े तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे थे। हाँ, लेकिन पानी से लेकिन देखो ना, इंडिया इंडिया के रिजर्व देख लो और उनकी इकॉनमी देख लो, वो भी अपनी, उन्होंने इसके लिए पावर को वो करने के लिए, मैनेज करने के लिए उन्होंने कुछ तरीके अपनाए हैं जिसको स्टेट की रेट को माना जाता है इंडिया में। हमारे यहाँ डिफाई की एक सूरत हाल है, हर आदमी कहता है मैं डिफाई करूंगा, एग्जैक्टली और उसके इंडिया की नतीजे तो में सर अगर हम बात करें तो इंडिया का तो अभी पेट्रोल भी हमसे सस्ता हो गया है, वो तो सस्ते पैसों के ऊपर लेकर आ गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो ये बयान दिया जा रहा है कि हमारे ऊपर तो अभी पाबंदियां हैं, तो हम तो ये सब अफोर्ड नहीं, आपका इंडिया से मैं डिसिप्लिन के हिसाब से कह रहा था कि हमें कुछ वहां से सीखना चाहिए। बाकी उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है ना, आप उनके रिजल्ट्स देख लो, उनके ऊपर डेट्स नहीं है उतना, वो लोन नहीं उन्होंने रीपे करना होता। फिर उनकी इकॉनमी का टोटल इकॉनमी का जो जिस तरीके से हम 65% देते हैं डिफेंस को, वो 65% उनकी टोटल इकॉनमी का नहीं जाता उस पर। ठीक है, दे हैव ह्यूज इकॉनमी। लेकिन आप बांग्लादेश की मिसाल देख सकती हो। बांग्लादेश आप देखें, वो भी हमारी तरह टर्मोइल में ही रहा था। वहाँ टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आई, जर्नैलों की गवर्नमेंट आई, वो डिस्टेबलाइज रहा बांग्लादेश। जब से हसीना वाजद आई है, उसने फिक्स किया है जर्नैलों को, उसने फिक्स किया जुडिशरी को, उसने फिक्स किया है रिएक्शनरी लीडरों को, जिसमें जमात इस्लामी के लोगों को भी उसने फांसियां दी हैं। अब आप देखो कि उनका किक स्टार्ट हुआ है। आज का बांग्लादेश जो है, उनके रिजर्व्स कितने, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा उनके रिजर्व हैं। हम 8-9 अरब पे खड़े हुए हैं, वो इस वक्त $56 बिलियन पे उनके रिजर्व हैं। उन्होंने कोई इस तरह का हाँ। यहाँ पे मैं एक बात आपसे और समझना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि अभी जब पेट्रोल के प्राइस भी बढ़े थे, अवाम की तरफ से भी पहली दफा मैंने इतनी क्या कहना चाहिए, बड़ी तादाद के अंदर लोगों की पोस्ट देखी, मुतालबा देखा कि जोर पकड़ता जा रहा है कि पहले लोगों को शायद शऊर नहीं था, लेकिन अब ऐसे लगता है कि लोगों को पता लग गया कि उनका राइट क्या है और क्या सब कुछ, कि भाई अशराफिया को भी सरकारी अफसरान मुफ्त की बिजलियां ले, मुफ्त की बिजली मिलती है, मुफ्त के पेट्रोल्स मिलते हैं, ये सब कुछ। तो ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये सब लोग हैं, सारा बोझ सिर्फ और सिर्फ अवाम के कंधों पे डाल देना है। ये लोग क्यों नहीं अपने ये सब अखराजात जो है कम करते, अपनी गाड़ियां कम क्यों नहीं करते, अपने प्रोटोकॉल्स में से कुछ गाड़ियां क्यों नहीं निकाल देते कि अवाम के ऊपर है। उस दिन जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की, तो मुफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया जी कि बड़ा दिल के ऊपर हाथ रख के किया, उनको तो बड़ा रोना आ रहा था, पेट्रोल के प्राइस ये वे सब कुछ। और शहबाज शरीफ साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते क्या उनको नहीं कहना चाहिए था कि ओके यार, कोई तो रिलीफ 2000 अनाउंस कर दिए, कोई उनको अंदाजा भी है कि हमारे पाकिस्तान के कितने परसेंट, एक आम आदमी की, बहुत सारे लोगों की 40,000 से भी कम तनख्वाह है, 20,000 से भी कम तनख्वाह है, और आप ग्रोसरी का अपना खर्चा करने जाएं तो क्या हालात होते हैं और क्या सारा कुछ होता है। कोई रिलीफ पैकेज नहीं, कुछ नहीं। इस हवाले से आप कुछ थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं, मैं जरूर कहूंगा कि सच्ची बात है कि क्योंकि सारा अमाउंट जो होता है ना, सारा प्रेशर जो होता है ना, वो आम आदमी पे आ जाता है, बस नो आम डाउट। आदमी इसीलिए और होता है कि सब उसके और आम आदमी जो है, आम आदमी जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो बाशऊर नहीं है हमारा। वो ज्यादा से ज्यादा ये बात करता है कि ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये पॉलिटिशियन है, ये अपने खर्चे कम करते हैं। अगर आप उसका चार्ट सामने रखें ना, तो वो अगर सारे खर्चे कम भी कर दें, जीरो पे भी ले जाएं बातें, तो उसका जितना बड़ा आपका खसारा है ना, उसको कहीं से ब्रिज नहीं हो सकेगा। वो ऑप्टिक्स होते हैं कि जी मैं साइकिल पे आ रहा हूँ, कोई कहेगा कि मैंने दफ्तर में एसी बंद कर दिया, पंखा चलाता हूँ मैं। कोई कहेगा कि मैंने जी अब सरकारी गाड़ी छोड़ दी है, पेट्रोल भी छोड़ दी। ये सिंपली ये छोटे छोटे ऑप्टिक्स हैं। आपका जो मेजर मेजर जो मुश्ताक अहमद साहब ऑपरेशन की है ना तरफ से इकोनॉमी का। पेट्रोल कार्ड भी वापस कर दिया गया है, मुश्ताक अहमद साहब की तरफ से उन्होंने स्पीच भी हाँ, की। कई लोग हैं, कई लोग हैं जो कि छोड़ रहे हैं, और छोड़ना चाहिए। इन लोगों को आम आदमी की मिजरी
वो समझते हुए आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये असूली तौर पे खुले कमरों में अवाम बैठ की के सियासत। उनके एसीओ के सामने हमारे पैसों के, हमारे टैक्सीज के बातें वो ऐसे करते हैं। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने स्पीच की 2000 के लिए बताने के लिए, और वो स्पीच में कह रही है कि 2000 रुपया हम आपको देंगे, पाकिस्तान के 2000 रुपया, ये पाकिस्तान की हुकूमत अपने अकाउंट में से आपको 2000 रुपया देगा। डोंट यू थिंक कि वो इस तरह इंसल्ट कर रही होती है एक आम आदमी की इमोशंस के? आप भीख तो नहीं दे रहे हो ना किसी को। हमारा मतलब कितनी दुरुस्त है, मेहनत दुरुस्त है, है उसके अंदर। दुरुस्त है, This is not दुरुस्त है, लेकिन इनको आप इनको सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे आखिर में हुक्मरानों जो को कहते हैं सीखना हम आम चाहिए। आदमी के तर्जुमान है, हम आम आदमी के लिए, ये आम आदमी के इसी वोटों के लिए आप उस इक्तदार तक पहुंचते हो जिस इक्तदार की रस्साकशी के लिए ये लोग पागल हो जाते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं कि ये उतर जाए, वो उतर जाए, मुझे कुर्सी मिल जाए, मैं बैठ जाऊं, और उसके बाद स्मर्ट बॉन्ड लगा के चिपक जाऊं कुर्सी के ऊपर, वहां से मैं उठूं ना। मैं तो सजाद साहब लिटरली ये बात कहती हूँ कि ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस है ना, इनमें से कोई भी सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अपने मफादात की जंग करते हैं। आज तक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में बचपन से यही देखती आ रही हूँ, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। अब फाइनली जाके अपना मफाद समझ आया तो दोनों एक पेज पे आ गए। अब एक पेज के ऊपर रहेंगे। कायरा साहब ने कह दिया जी 10 साल तक हमारा हो गया, उससे पहले पाकिस्तान के मफादात के लिए तो आप इकट्ठे नहीं हुए। अब आप सबको अब हुन सारियां नु एक मफाद याद आ गया, एक पेज याद आ गया। व्हाट काइंड ऑफ दिस यार, पाकिस्तान के मफादात के लिए कौन लड़ेगा, कौन सियासतदान? आई एम सॉरी, मैं आपके साथ मेरा बड़ा एक इज्जत का एक बड़ा अच्छा सा रिश्ता है। मैं इस वजह से आपके सामने कैथारसिस कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये कैथारसिस जो है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने भी पहुंचे कि अब बहुत हो चुका है। हमारे हुक्मरान जो है ना, बस कर दें अयाशियां कर दें, अपनी ये अयाशियां जो है ना वो खत्म कर दें, बस कर दें। आम आदमी की कमर टूट गई है, और लिटरली टूट। हाँ, वो दुरुस्त है आपकी बात। इनको उतनी इनको आम आदमी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आम आदमी की मिजरीज को समझना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए आउट ऑफ इन बॉक्स लोगों को तो सॉल्यूशंस देख के लेकर आना लगता है कि पड़ेगा। आप इनके लाइफस्टाइल देखें तो आपको इनके लाइफस्टाइल देखें तो ऐसे लगता है कोई फाय फाय कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिसके सामने अमेरिका भी कुछ नहीं होगा। ऐसे लगता है कि ये लोग वहां पे रहते हैं, और जब पाकिस्तान के बाकी हालात पाकिस्तान के देखो तो इंसान का रोने को दिल करता है। हाँ, नहीं, लेकिन ये देखो ना, अब आप एक एक चीज देखें कि ये जब यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी नई शुरू होती है, तो आप एक देखो, आपकी जो मिडिल क्लास है ना, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास, बिल्कुल। अब अभी अभी मैं तो ये बल्कि देखो लोअर मिडिल मिडिल क्लास। क्लास हूँ, हम लोअर मिडिल क्लास। हम नहीं नहीं, हम ना मिडिल क्लास को मिक्स करते हैं। मिडिल क्लास दुनिया में तबके को कहते हैं। जो अपर क्लास होती है ना, वो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं। अच्छा। जो हम लोग हैं ना, हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं बेसिकली। हाँ, मैं तो यही। मैं बता रहा हूँ कि ये जो बैरिया टाउन और नई लेविश हाउसिंग सोसाइटीज आज शुरू होती हैं, कल वो ऐसे एक अप होता है। पैसा, जिन लोगों के पास भी पैसा है ना, वो अकेले पॉलिटिशियन नहीं है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपको पता है कि इवन ये जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं, कभी आप जाके देखें कि वो मजदूर को क्या पे करते हैं, और खुद वो हर अपना जगह कपड़ा कपड़ा जब बेचते हैं बाहर, और वो मिलियंस में कमाते हैं उसका ना। बिल्कुल हर और ये जगह एक्सप्लॉयटेशन है। मजदूरों की छांटियां करते हैं। कोई ट्रेड यूनियन नहीं है पाकिस्तान में, कोई रेगुलेट नहीं करता उनको। मैं सिर्फ एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अब आपकी दुकानों पे जितने बच्चे लड़के काम करते हैं, उनकी सैलरी देखें, वो कितने, खुद वो लाखों रुपया लेकर जाते हैं, और उनको वो 10 रुपया देते भी उनको तकलीफ होती है। तो ओवरऑल एक बेहिसी है हमारी सोसाइटी में ना, वी आर नॉट ह्यूमन। अच्छा, इसमें मुझे सिर्फ ये दिक्कत होती है कि जब एक नैरेटिव आमतौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था कि सियासतदान बहुत बुरा है, सियासतदान बहुत गंदा है, और हम अपनी सारी मुश्किलात जो होती है ना, उनको उनकी गठड़ी बनाते हैं और सियासतदान के मुंह पे फेंक देते हैं। जबकि असूली तौर पे अगर देखा जाए, तो आपको याद है कि अभी ये जो टर्माइल सारा चल रहा है, उसके पीछे न्यूट्रल न्यूट्रल की बात हो रही है, आपको याद है? जन्म ये क्या, जिनके साथ इमरान खान ने पहले 3 साल गुजारे, आज वो बुरे हो गए क्योंकि उन्होंने उतार दिया। अब ये लोग कहते हैं क्यों न्यूट्रल कहते हैं, उदारों के खिलाफ बात क्यों करते हो, पहले ये भी कर रहे थे। तो बेसिकली आपका जो पावर स्ट्रक्चर है ना, मैं फिर ये कहूंगा, उसमें हम जब पॉलिटिशियन को सिंगल आउट करते हैं, तो हम टोटल पिक्चर जो होती है ना, उसको
उसको नहीं देखते, उसका एक जुज़ पकड़ लेते हैं। अभी आप देखें, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारी जो फ़ौज की शराफिया है ना, जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनकी बाहर जायदादें हैं, सिर्फ सियासतदानों की नहीं है। वो हमारे हमारे जजेस हैं। उनके आप उनकी ज़िंदगी देखें, उनकी रहन-सहन और उनकी तनख्वाहें देखें। तो बेसिकली हमें ना जैसे वो शहबाज शरीफ ने कहा था ना, शहबाज शरीफ एक बात दुरुस्त करता है, ये उन्होंने इमरान खान के इक़्तिदार के शुरू में भी की थी, ये ज़रदारी साहब ने भी की थी, ये बिलावल साहब ने भी की थी, कि इस मुल्क की इकॉनमी को जो है ना उसके ऊपर एक चार्टर, एक डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसको हमने कैसे आगे लेकर जाना है, इसके ऊपर एक ग्रैंड नेशनल डिबेट होनी चाहिए। होनी होता चाहिए। क्या है? हुँ, होता ये है कि जो उतर जाता है वो कहता है मैं इनको रहने नहीं दूँगा, और जो बैठे होते हैं वो अपनी कुर्सी के आपके बकौल स्मृति बांध लगा के बैठ जाते हैं। तो वो जो डायलॉग नहीं होता ना कि मैं बात नहीं करूँगा। पहले बीबी के साथ नवाज़ शरीफ कहता था मैं बात नहीं करूँगा। हाँ, जब उसको झटके लगे, बहुत सारे झटके लगे जब उसको, तो वो बीबी के साथ उसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, वक़्त थोड़ा-सा गुज़र लेने दें, ये इमरान खान इन्हीं सियासतदानों के साथ बैठेगा। मैंने इसी इमरान खान को देखा था, ये खुर्शीद अली शाह के पीछे खड़ा था 2018 वाली, इससे पहले की जो असेंबली थी, पीपल्स पार्टी के पास अपोज़िशन लीडर था खुर्शीद शाह, ही वाज़ नंबर 2, और कई प्रेस में आपको तस्वीर भेज दूँगा। तो बेसिकली ये जो वो हम भी अना के खौल में चले जाते हैं ना, सारे लोग चले जाते हैं, मैं एक की बात नहीं करता। ये तोड़ना होगा। ये पाकिस्तान हमारा है तो सबको बैठ के, फौजियों को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, जजेस को, पॉलिटिशियंस को, हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा जो बिजनेस क्लास है, हुँ, इनको बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। वरना जिस तरीके से आम आदमी पिस रहा है, जिस तरीके से आम आदमी, तो वो आम आदमी ने ये नहीं देखना कि मैं किसका घर जला रहा हूँ, किसकी गाड़ी को आग लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फिर ये सारे लोग इसकी सजा भुगतेंगे। अभी एग्ज़ैक्टली वक्त सर, है जो इनको, आपका पेट खाली होगा, आपका पेट भरा नहीं होगा, तो आप किसी और का भी भरा हुआ पेट नहीं देख सकेंगे। जब आपका बच्चा और भूखा होगा। दूसरा मैं ये भी बताऊं कि अभी ये देखो ना, शहरों में आपके स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ गया है, सोफिया। एग्ज़ैक्टली कराची अकेला स्ट्रीट क्राइम नहीं, मैं वार्न कर रहा गोलियाँ हूँ, मारी मैं हैं, वार्न कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं वेंटिलेटर। वार्न कर रहा हूँ कि और भी सोशल इवल्स, बुराइयां आएंगी, प्रोस्टिट्यूशन फैलेगी। आपको याद है जब रशिया क्रैश कर गया था तो पूरा रशिया की औरतें पूरी दुनिया की मार्केट में फैल गई। आपने देखा अफगानिस्तान में जब रशिया ने इन्वेड किया था तो अफगानी औरतों से इस्लामाबाद भर गया था। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है, इसको देखने की जरूरत है, इसको बहुत ऑब्जर्व बहुत करने की अलार्मिंग जरूरत है, सिचुएशन है, और लेकिन इसका कोई कौन रास्ता देखेगा? निकालने की जरूरत है। सर कौन रास्ता निकालेगा? देखिए मेरी बात सुने, मुझे एक और बात आप समझाएं कि मान लिया इमरान खान गलत है, सारी गलतियां उसकी झोली में हम डाल देते हैं, लेकिन इतने अरसे से बारियां कौन लगा रहा था? इमरान खान तो अभी इन 3 सालों में आए हैं। इससे पहले बारियां किस अच्छा, आपने जिन ये भी सारी बातें नहीं, ये भी सारी बातें जो है ना, ये एक रेटरिक है। बेनजीर भुट्टो साहबा को 2 दफा गवर्नमेंट मिली, 1.5 साल के लिए, वो कौन सी बारी थी उसके? नवाज शरीफ को 1.5 साल के लिए 3 दफा गवर्नमेंट मिली। अभी ये जो 5 साल जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने पूरे किए और नवाज शरीफ ने पूरे किए, तो आपने देखा दोनों को 2 जेलों में बंद कर दिया गया था जब जब इमरान खान आया था। फिर जब एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ी तो वो दोनों बाहर निकल आए। तो बेसिकली आप इसको, मैं फिर कहता हूँ कि सिर्फ सियासतदानों पे बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ सियासतदानों पे बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान जो है ना, मैं आपको बताऊं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है सोबिया कि जो अकेली इतनी अक्सरियत ले जाए कि वो पूरे मुल्क का फैसला कर सके। ये मुल्क है, 4 सूबे हैं, बहुत सारी कौमियतें इसमें रहती हैं। इसमें जो इनकलाब की बात करने वाले लोग हैं ना, वो 4 डंडे पड़ते हैं तो वो फिर इनकलाब निकल जाता है। बेसिकली इनकलाब हमें अपनी सोच में लाने की जरूरत है, अपने आप को हम्बल करने की, असल में सब लोगों को न्यूट्रल करने की जरूरत है अपने आप को। एग्जैक्टली मुझे ये बताएं, इमरान खान जीता था इलेक्शन, तो हु एक्सटेंड हिज सपोर्ट टू इमरान खान? जरदारी ने कहा था कि मुझे पता है इस मुल्क में हुकूमत करनी कितनी मुश्किल है, हम आपका साथ देंगे। बिलावल ने कहा था आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हम आपका साथ देंगे, कोविड जब जब आया था। उसने एक मुलाकात नहीं की एज ए प्राइम मिनिस्टर किसी अपोजिशन लीडर के साथ पिछले 3 साल।
और जिनको पंजाब के डाकू कहता था, मैं उस पर अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, उनको अपने साथ बिठा लिया था। जिसको कहा चपड़ासी नहीं लगाऊंगा, उसको भी साथ बिठा लिया। क्या परवेज अलाई ने और शेख रशीद ने बारियां नहीं ली हुई थी? परवेज खट्टर, जिसको इसने पहला सीएम बनाया था, वो पीपल्स पार्टी का वजीर था। ऑटोग्राफी की दो तो हिस्सों में इसलिए, बनती है। हाँ, तो इसलिए ये बेसिकली जितना बड़ा मेस है ना, जितना बड़ा क्राइसिस है सोफिया का, इसको अक्ल से, समझ-बूझ से और दानिश से हल करने की जरूरत है। सर टकराव से कौन करेगा? डिस्टेबलाइजेशन। कब होगा? कब होगा? देखें हम तो खुद यही चाहते देखें हैं। जो अवाम तो इन लीडर्स पे भी पीपल्स पार्टी के भी को भी पसंद करते हैं। पीपल्स पार्टी के चाहने वाले भी हैं, पीएमएलएन के चाहने वाले भी हैं, पीटीआई के भी हैं। सियासतदानों को तो सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव हैंड है। लेकिन एक वक्त आएगा कि ये लोग सपोर्ट वापस ले लेंगे, जितना इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है लोगों के ऊपर ना। एग्जैक्टली। और तो लाइट वो सबसे वक्त ना बड़ा आए, वो वक्त गर्मी के ना अंदर आए, वो लाइट नहीं। अनारकी। हाँ देखें, वो अनारकी का टाइम होता है जब लोग, अब जैसे डी चौक में लोगों ने आग लगानी शुरू कर दी थी दरख्तों की, वो वक्त नहीं आना चाहिए। बेसिकली वो बड़ा खतरनाक टाइम होता है। हमें उससे पहले पहले सब लोगों को टेबल पे बैठने की जरूरत, सब लोगों को अपनी अना को साइड पे रख के वो कह दे एक दफा इमरान खान के, ठीक है मैं आता हूँ, आप लोगों के साथ बैठता हूँ, मुझे मेरे साथ आप नहीं सर, के जो अनाव की जंग मैं खुद आपकी इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ और आपकी बात से 110% एग्री करती हूँ कि सियासतदानों की ईगोस के पीछे, इन लोगों की अपनी हाँ, आपस की उसके पीछे नुकसान किसका हो रहा है? हमारे इस छोटे से होमलैंड का। ये लोग ये नहीं सोचते कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह मियां हमारे मुल्क को रहती दुनिया तक कायम रखे, कि अगर इतनी भी आंच भी आई तो ये लोग क्या करेंगे? मतलब क्या, फिर फिर तब क्या फिर होगा? फिर फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ इस बात को कि अगर इमरान खान के सियासी मुतालबात है ना, वो चाहता है कि एक शफाफ इलेक्शन हो इस मुल्क में, वो चाहता है कि उसके साथ ज्यादती ना हो, तो उसको अल्टीमेट एक एक एंगेज करना पड़ेगा सियासी पार्टियों को, गवर्नमेंट को। वो एग्जैक्टली। सुप्रीम साथ कोर्ट के बिठा के जरिए नहीं चलो आओ फैसला, यार बैठते सुप्रीम हैं। कोर्ट हाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला कर सकता, या इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकता। ये सियासी जमातें बैठ के गिव एंड टेक करती हैं कि किस तरीके से इमरान को मुतमईन करना है, किस तरीके से बाकी, क्योंकि एक एक मुफाहमत और एक अंडरस्टैंडिंग का नाम और गेम ऑफ पॉसिबिलिटी है। ये गेम ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज नहीं है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को इस मुल्क के लोगों की आसानी में बदलने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये कहना, अच्छा या आप जबकि हमने इसको मुश्किलात का सबब बना दिया है, लोगों की मुश्किलात पैदा हो गई हैं इस अना और हट दर्मी और मैं ना मानूं की जो पॉलिटिक्स है ना, इससे बड़े बुरे नतायज आपको बहुत हो बुरे सकते हैं नतीजे हैं। सोसाइटी। फिर पीएमएलएन को या हुकूमती इत्तेहाद को थोड़ा सा सोचना चाहिए। मुल्क इतने नामसाइद हालात का शिकार है और आप अपने टर्की जाने से पहले यार आप वापस आके बताएं कि हमने एक कामयाब दौरा कर लिया, हम उससे ये हमें फीडबैक मिला है। और उसका जवाब ये होता है कि लाखों करोड़ों के इश्तेहारात आप बांट रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये भी सोबिया एक रेटरिक है। अभी अखबारों में इश्तहार बंद थे इमरान खान के टाइम पे, और जितने कारकुन अखबारों वालों को बड़े बड़े अदारों में तनख्वाहें नहीं मिली, नवाए वक्त बंद हो गया इसकी वजह से, जो कि पिछले 60 साल का अखबार था। तो ये तो एक छोटा, मैं तो कहता हूँ जो रेगुलर अखबारात को गवर्नमेंट फीड करती थी, जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट चलते थे, सर मैं आपको आज जंग जो है वो जानबूझ के अपनी सर्कुलेशन कम कर रहा है। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे।